हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाथफाइंडर क्लासेस। तो आज हम लोग जो सब्जेक्ट यानी कि आज चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं वो है औद्योगिकरण का युग, यानी कि हिस्ट्री का अध्याय 5 है। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ये दिया हुआ है औद्योगिकरण। ओके, कौन सा चैप्टर है स्टूडेंट? ये हमारा है औद्योगिकरण। तो जब ये चैप्टर का नाम ही है औद्योगिकरण, तो पहले हम इससे जान लेते हैं क्या कि औद्योगिकरण जो है ये चीज़ क्या है, इसका जो बेस है, कंसेप्ट है, आखिरकार हम औद्योगिकरण जो है ये चीज़ क्या है। ओके, तो एक बात आप स्टूडेंट समझ जाइए कि ये जो हम औद्योगिकरण का युग पढ़ेंगे ना, यानी कि हम यहाँ पे औद्योगिकरण के क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। ये क्रांति जो कब पनपी, यानी कि कब ये पूरे विश्व में फैलनी स्टार्ट हो गई थी, हम इसके बारे में ये पढ़ना शुरू करें। या जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पे कि डॉन ऑफ द सेंचुरी, यानी कि औद्योगिकरण का युग। तो चलिए पहले हम लोग औद्योगिकरण चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ औद्योगिकरण क्रांति के बारे में बता दे रहा हूँ कि इसका अर्थ क्या है। ओके, तो जैसे कि हम लोग सब्जेक्ट कौन से स्टार्ट किए, औद्योगिक क्रांति यानी कि औद्योगिकरण का युग। तो पहले स्टूडेंट आप एक वर्ड आप समझ जाइए कि जो हमारी ये औद्योगिक है, औद्योगिक के इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? औद्योगिक क्रांति। ओके स्टूडेंट, यानी कि हमें क्या देखना है इसमें, औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ना है। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि आखिरकार ये औद्योगिक क्रांति क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। जैसे कि ये क्या दिया हुआ है, औद्योगिक क्रांति, ये क्या है इसका शाब्दिक अर्थ? तो औद्योगिक क्रांति का जो शाब्दिक अर्थ है ये है उद्योग तथा उत्पादन में होने वाले परिवर्तन। इसका मतलब क्या होता है? उद्योग उद्योग तथा उत्पादन में होने वाले परिवर्तन। क्या है स्टूडेंट? उद्योग और उत्पादन में होने वाले परिवर्तन का मीनिंग ही होता है औद्योगिक क्रांति। अगर कोई पूछते स्टूडेंट कि औद्योगिक क्रांति का शाब्दिक अर्थ है क्या, तो बस एक लाइन में आप बोल सकते हैं कि उद्योग में तथा उत्पादन में जो परिवर्तन आती हैं, क्या आती हैं? परिवर्तन, जो बदलाव आती हैं, हम उन्हें ही क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्रांति का नाम देते हैं। ओके, ये तो एक लाइन में हम ये बोल सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन मीनिंग होता है, चलिए मैं इसको आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि ये दे रहा है कि उद्योग तथा उत्पादन में बदलाव। ओके, इसका मतलब क्या है? यानी औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य है कि उत्पादन प्रणाली में हुए उन परिवर्तनों से है जिनके फलस्वरूप जनसाधारण की अपनी कृषि व्यवस्था एवं घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर नए प्रकार के बड़े उद्योगों में काम करने तथा यातायात के नवीन संसाधनों का उपयोग करने को मिला। अब देखिए स्टूडेंट, आपने क्या पढ़ा? औद्योगिक क्रांति। मैंने बताया कि औद्योगिक क्रांति क्या है कि उद्योग तथा उत्पादन में जो परिवर्तन आता है हम उन्हें ही क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्रांति बोलते हैं। लेकिन आखिरकार ये जो परिवर्तन है इसका मतलब क्या है? ठीक है, मैं मानता हूं कि आप भी समझ चुके होंगे कि चलिए आपने बताया कि उद्योग और उत्पादन में परिवर्तन, तो बताइए कि उद्योग क्या है और उत्पादन क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो आप यहाँ पे एक बात समझिए कि यहाँ पे जो औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य है ये क्या है? ये है कि जितने भी यानी फलस्वरूप जो संसाधन है, यानी कि लोग जो हैं, ओके, अपनी कृषि व्यवस्था एवं घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर, अब मान के चलिए कि कहीं पे कृषि अपना करके किसान काम कर रहा है, घरेलू धंधों अपना काम कर रहा है, काम करके उद्योग धंधे काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब कामों को छोड़कर वो क्या करते हैं कि नए प्रकार के बड़े उद्योगों में काम करने या यातायात के नए साधनों का उपयोग करने लगते हैं, तभी हम इन्हें क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्रांति, यानी कि बदलाव आ जाता है। उद्योग जो हम काम करते हैं उसमें नए तरीके की बदलाव लाते हैं, और यही हमारा क्या होता है? औद्योगिक क्रांति होता है। ओके स्टूडेंट, एक बात आप और समझ लीजिए कि जो ये औद्योगिक क्रांति जो है ना, इसके कारण भी क्या है? इसका कारण है कि बड़ी पूंजी की सहायता से बड़े बड़े कारखानों में क्या करते हैं हम? चीजें मशीनों द्वारा तैयार की जाती है। आप देखिए अभी कभी जैसे कि इंसान है, इंसान पहले काम किया करते थे, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि रोबोट क्या करेंगे? इंसानों के जगह पे क्या करेगा? रोबोट काम करेगा। क्यों?
क्योंकि आपको पता है कि कोई भी अगर कंपनी चाहेगी तो वो क्या चाहेगी कि मेरा जो काम हो वो बहुत ही फास्ट हो, यानी कि तेजी से हो। और अगर तेजी से चाहेगी तो अपने कामों में, अपने मजदूरों में, अपने लेबर में डेवलपमेंट करने की कोशिश करेगी, अपने काम करने के तरीकों में डेवलपमेंट करने की कोशिश करेगी। तो वही चीज होता है औद्योगिक क्रांति में कि बड़े बड़े क्या होता है स्टूडेंट कि जो बड़े बड़े जो हमारे कारखाने होते हैं उसमें क्या होता है, मशीनों द्वारा तैयार होने लगती है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है, यानी कि औद्योगिक क्रांति यहीं पे पनप रही है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, पुराने जो करने के तरीके थे उनको छोड़कर हम नए तरीकों की तरफ बढ़ रहे हैं, और यही हमारी औद्योगिक क्रांति है। ओके, अब देखिए आप स्टूडेंट कि जो पहला कारखाना, दूसरा बड़े बड़े औद्योगिकरण जो हमारे औद्योगिक नगर हैं, तथा तीसरा पूंजीपति वर्ग। कहने का मतलब है देखिए ये जो औद्योगिक क्रांति जो है ना, इसकी कितनी यानी कि कौन कौन सी वस्तुओं को इन्होंने जन्म दिया है। औद्योगिक क्रांति के बारे में तो आपने स्टूडेंट पढ़ लिया कि औद्योगिक क्रांति क्या है, लेकिन ये जो औद्योगिक क्रांति के कारण 3 वस्तुओं का जन्म हुआ है। औद्योगिक क्रांति आई तो इसमें 3 वस्तुओं का जन्म हुआ। आप जब इन वस्तुओं के नाम पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि औद्योगिक क्रांति होता क्या है। तो आप देखिए इसका जो फर्स्ट है वो क्या है, फर्स्ट है हमारा कारखाना। कारखाना को जन्म दिया यानी कारखाना बने। दूसरा पॉइंट है हमारा बड़े बड़े औद्योगिकरण, औद्योगिक युग नगर, बड़े बड़े औद्योगिक बड़े बड़े औद्योगिक युग। और जो तीसरा है ना स्टूडेंट, ये है पूंजीपति वर्ग, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं। अगर औद्योगिक बढ़ेगा तो पूंजीपतियों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे आपको स्टूडेंट बताया कि जो औद्योगिक क्रांति है ये क्या है, इसने कितने प्रकार के वस्तुओं को जन्म दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए कुछ मैं आपको वर्ड और पढ़ा रहा हूँ, चलिए देखो। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो औद्योगिक क्रांति है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक पॉइंट है कि 1750 ईस्वी में, क्या स्टूडेंट, 1750 ईस्वी में या तक ब्रिटेन में, क्या स्टूडेंट, ब्रिटेन 1750 ईस्वी तक ब्रिटेन में मुख्य रूप से कृषि प्रधान था। मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश था। कौन, इंग्लैंड। आपका ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इतना समझ लीजिएगा। औद्योगिकरण का युग जो था ना वो ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ था। तो 1750 ईस्वी तक जो ब्रिटेन था ना ये मुख्य रूप से क्या था, ये कृषि प्रधान देश है, यानी पूरी तरीके से कृषि पे ये आश्रित था। अब बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे स्टूडेंट यहाँ के जो अधिकांश लोग जो थे ना वो क्या करने लगे कि अपनी जीविका कृषि द्वारा चलाते थे। अधिकांश जो वहाँ के लोग थे वो तो अपनी जो जीवन यापन है, डेली की जो जीवन यापन है कि वो डेली कैसे खाएंगे क्या करेंगे, तो उससे वो क्या करते थे कि वो अपनी जीविका कृषि से चलाते थे। कहने का मीन्स है कि उनको अगर पैसे अर्न करने थे तो वो कृषि करते थे, यानी कि खेती करते थे। ओके, अब इस खेती में क्या क्या था स्टूडेंट, तो ये सूत उद्योग इससे हम कर सकते थे, ऊन उद्योग, कांच, लोहा तथा मिट्टी के बर्तनों का उद्योग गांव में कृषकों द्वारा ही किया जाता था। क्या किया जाता था, कृषकों के द्वारा ये सब किए जाते थे। और भी इसके अतिरिक्त कुछ काम थे, जैसे कि और भी कुछ लोग थे, जैसे कि जुलाहे, जुलाहे आप जानते हैं क्या करते हैं, बढ़ई हो गए, कुम्हार हो गया, लुहार, ये सब अपने अपने घरों में दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तु तैयार करते थे। यानी कि जो डेली यापन पे जो स्टूडेंट काम आने वाली जो चीजें होती है ना उन्हें ये क्या करते थे, ये उनकी उत्पादन किया करते थे। ओके स्टूडेंट, तो आपने अभी क्या पढ़ा, तो अगर हम इसके जैसे कि हम बढ़ते हैं ना कि जो दैनिक जीवन में काम आने वाली जो वस्तु ये तैयार करते थे ना, तो दैनिक जीवन में आने वाली जितनी भी चीज होती है ना हम उन्हें कुटीर उद्योग बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
कुटीर उद्योग बोलते हैं। यानी कि जो भी चीज हमारे दैनिक जीवन यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में अगर काम आ रही है तो वो स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, वो होगा कुटीर उद्योग। क्या होगा स्टूडेंट, कुटीर उद्योग के ये सेंस से ये आएगा। ओके स्टूडेंट, अब चलिए मैं कुछ आपको एक और बात मैं बता दूं। देखिए आप एक एक पॉइंट आपको पढ़ते चलना होगा। अगर आप एक एक पॉइंट पढ़ते हैं तो आपकी जी के और यानी कि हिस्ट्री जो है वो अच्छे तरीके से ही हो जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको बुक का भी रिवीजन करना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट, तो आप एक बात आप याद कर लीजिएगा यहाँ पे कि 18वीं सदी में क्या था, 18वीं सदी में 18वीं सदी में उत्पादन के तकनीक में कई क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। ओके स्टूडेंट, आप ध्यान से बातों को सुनिएगा। 18वीं सदी में क्या हो गया कि यहाँ पे तकनीक में, कहने का मतलब उत्पादन के तकनीक में, किसके, उत्पादन के तकनीक में एक मिनट स्टूडेंट, उत्पादन के तकनीक में क्या हो गया, बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया। उत्पादन के तकनीक में क्या हो गया स्टूडेंट, बहुत ही बड़े लेवल का परिवर्तन आया, और जिससे क्या हो गया कि एक नई अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। और यहाँ से क्या हो गया कि एक नई अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का क्या हो गया, निर्माण हो गया। 18वीं सदी के उत्पादन के बाद, तकनीकों के परिवर्तन के बाद एक नई अर्थव्यवस्था का क्या हो गया स्टूडेंट, एक नई अर्थव्यवस्था का वहां पे निर्माण हो गया। जब इन्हीं परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, जो ये परिवर्तन हो रहा है हम इन्हीं परिवर्तनों को तो बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। ओके, और ये परिवर्तन अत्यंत तीव्र गति से हुए। जो 18वीं सदी में ये परिवर्तन हुआ था औद्योगिक क्रांति में, ये बहुत ही तीव्र गति से हुआ था, और इतिहास के पन्नों में जैसे कि ये एक बात अध्याय जुड़ गया था। वैसे ही आप एक, मैं आपको डॉक्टर प्रोफेसर की आपको एक बात बता दे रहा हूँ। आपके हिस्ट्री में एक थे डॉक्टर सॉरी डॉक्टर नहीं, वो प्रोफेसर थे, तो डॉक्टर भी तो लगता ही है, प्रोफेसर डेविस। ये क्या थे, प्रोफेसर डेविस। अब इनकी एक ना उपलब्धि है, उन्होंने क्या कहा था कि जो औद्योगिक क्रांति का अभिप्राय है, यानी कि जो हमारी औद्योगिक क्रांति, इसका मतलब क्या है, इसकी अभिप्राय है उन परिवर्तनों से इनकी अभिप्राय है जिन्होंने यह संभव कर दिया कि मनुष्य उत्पादन के प्राचीन तरीकों को त्याग कर, यानी कि जो पुराने तरीके हैं ना उनको त्याग कर बड़े पैमाने पर विशाल कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। ये किसकी कहा कही गई थी, ये प्रोफेसर डेविस के द्वारा कही गई थी। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम कुछ आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। अब जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि हमारा जो चैप्टर है औद्योगिक क्रांति से पहले, यानी औद्योगिक क्रांति से पहले क्या हुआ था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि औद्योगिकरण को अक्सर हम कारखानों के विकास के साथ ही जोड़कर देखते हैं। क्या करते हैं, कारखानों को ही साथ ही जोड़कर देखते हैं, विकास के साथ। और जब औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा जो मतलब होता है, यानी कि हमारा जो आशय होता है, वो फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से ही होता है। जो फैक्ट्रियों में उत्पादन होते हैं ना वस्तु, उनसे होता है। और जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं, किसकी, जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो भी हमारा आशय कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से ही होता है। क्या होता है, औद्योगिक मजदूर भी क्या हो गए, उस कारखाने में काम करने वाले मजदूर हो जाते हैं। अब हम देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे कि औद्योगिकरण के इतिहास जो है ना अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होती है। क्या होती है, ये जो औद्योगिकरण का इतिहास है ये हमेशा क्या हुआ है कि जो प्रारंभिक में फैक्ट्रियों की स्थापना की गई थी ये उन्हीं से होती है। ओके स्टूडेंट, अगर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। क्या होने लगा था स्टूडेंट, कि इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही औद्योगिक यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन क्या होने लगे थे,
और यह उत्पादन क्या था कि फैक्ट्रियों में नहीं होता था। यह उत्पादन कहाँ पे नहीं होता था? ये उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण यानी कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशंस का नाम देते हैं। ठीक है, इतना आप बात समझ चुके हैं स्टूडेंट। तो चलिए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए आप, मैंने आपको 18वीं सदी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप शहरों के सौदागर गांवों की तरफ रुख करने लगे। जो यानी यहाँ पे स्टूडेंट ये बताया जा रहा है कि बड़े बड़े शहरों से यूरोपीय शहरों के जो सौदागर थे, जो बिजनेसमैन थे, वो क्या होने लगे, ये गांव की तरफ मुड़ गए, गांव की तरफ बढ़ गए। और यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे, इनके पास तो पैसा होता था सौदागरों के पास, वो किसानों को और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। क्या करवाते थे? उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। और उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी और इसी मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। कह सकते हैं स्टूडेंट की जो उत्पादन थी वो तो शहर में नहीं हो सकती है, क्योंकि शहर में बहुत सारे बिल्डिंग्स होते हैं, क्योंकि वहाँ की जो जनसंख्या होती है, जो पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादा होती है। इसलिए ये लोग जो सौदागर थे ये गांव की तरफ रुख कर गए और वहाँ पे उत्पादन स्टार्ट कर दिए। वजह क्या थी? वजह यही थी कि शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारी गिल्ड्स काफ़ी ताकतवर थे और ये जो गिल्ड्स थे उत्पादकों के संगठन होते थे। ये गिल्ड्स क्या थे? ये उत्पादकों के संगठक होते थे और गिल्ड्स से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे। क्या देते थे? ये प्रशिक्षण देते थे, उनको ट्रेनिंग दिया करते थे। जो गिल्ड्स थे उत्पादकों, उत्पादक जो कारीगर होते थे उनको उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, यानी कहने का मतलब उनको कंट्रोल में रखते थे। जो उत्पादक थे ना वहाँ पे काम करने वाले, उन पे ये क्या करते थे, जो गिल्ड से थे वहाँ के जो मालिक थे, ये उन पे नियंत्रण रखते थे, कंट्रोल में रखते थे, ताकि ये कोई गलत काम न कर ले। फिर कर रहे प्रतिस्पर्धा, जिसको हम कंपटीशन बोलते हैं, और मूल्य तय करते थे। ये क्या करते थे? मूल्य भी तय यही करते थे, गिल्ड्स ही करते थे। तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। जो आने से व्यवसाय में जो नए लोग थे वो आएंगे तो क्या होगा, इनके बिजनेस पे क्या होगा, असर पड़ेगा, इसलिए वो रोकते थे। और शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स को खास उत्पादों के उत्पादन और व्यापार पर एकाधिकार दिया हुआ था और फलस्वरूप नए व्यापारी शहरों के कारोबार नहीं करते थे, इसलिए गांवों की तरफ क्या हो गए, वो रुक कर गए, यानी कि मुड़ गए। अब हम देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे कि कारखानों का उदय कैसे हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेजी से इजाफा 18वीं सदी के आखिरी में हुआ। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करते समय ही बता दिया था कि ये जो कारखाना है ये क्या है, इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ। और ये सबसे पहली जो कारखाना थी इंग्लैंड में स्टूडेंट, ये कब था मेरे मित्रों, ये 1730 ईस्वी में वहाँ पे स्टार्ट किया गया था। लेकिन ये जो मित्रों ये जब हमारे ये जो कारखाने जो थे, ये सबसे तेजी से इजाफा 18वीं सदी के आखिरी में हुआ मेरे मित्र। अब यहाँ पे देखिए कि कपास यानी कि जो कॉटन है, नए युग का पहला प्रतीक था। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो हमारा पहला प्रतीक जो था नए युग का औद्योगिकरण का, वो क्या था मेरे मित्रों, वो था कपास या कॉटन। क्या था? कपास या कॉटन। अब हम ले लेंगे स्टूडेंट यहाँ पे कि 19वीं सदी के आखिर में क्या था, 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हो गई। यानी कि जो हमारी कपास यानी कॉटन के उत्पादन हम कर रहे थे, उसके उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई, एकाएक बढ़ोतरी हो गया। और फिर क्या हुआ कि 1760 में ब्रिटेन ने अपने कपास उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था। यानी कि 25 लाख पाउंड जो कच्चे उसे कपास है ना, उसको दूसरे जगह पे बेच दिया करता था। और 1787 में यह आयात बढ़कर 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया। देखिए पहले था 25 लाख पाउंड और 2000 यानी कि 1787 तक मात्र 17 साल में ही ये 2,20,000, ये पहले तो 100 में भी नहीं था, मतलब कि यहाँ पे दहाई के आंकड़े में था, लेकिन एक ही बार ये 220 लाख
पौंड पहुंच गया, यानी कि सैकड़ों में पहुंच गया। और यह इजाफा उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलावों का परिणाम था। अब हम देखेंगे कि ये बदलाव क्या थे। चलिए हम ये देखना शुरू करते हैं कि आखिरकार ये बदलाव हो क्या गया था। तो देखिए स्टूडेंट, करें कि 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया यानी कि जो कॉर्डिंग, ऐंठना और कताई और लपेटना के हर चरण की कुशलता बढ़ा दी, यानी कि इसमें एक्सपर्ट हो गया। और प्रति मजदूर उत्पादन क्या हो गया, बढ़ गया। प्रति जो मजदूर उत्पादन जो था, यानी कि जो उत्पादन करने की क्षमता थी वो भी बढ़ गई। और पहले से ज़्यादा मजबूत धागे और रेशों का उत्पादन होने लगा। पहले से मजबूत भी होने लगा और पहले से ज़्यादा भी रेशे उत्पादित होने लगे। और इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने, ये व्यक्ति का नाम है रिचर्ड आर्कराइट, रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। क्या रखा, सूती कपड़ा मिल की, यानी कि उन्होंने कहा कि नहीं अब हम लोग क्या करेंगे कि सूती कपड़ा मिल बनाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, सूती कपड़ा मिल बनाया गया तो क्या हुआ, अब हम इसे देखेंगे कि सूती कपड़ा मिल से क्या हो गया। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जब दे रहा है कि जो रिचर्ड आर्कराइट ने क्या किया कि सूती कपड़ा मिल का निर्माण रूपरेखा तैयार किया, तो अब क्या हुआ कि अभी तक कपड़ा उत्पादन में पूरे देहात में क्या हुआ, ये फैल गया। जो एरिया था ना, गांव का एरिया, वहां पे मेरे बच्चों ये फैल गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, यह काम लोग अपने अपने घर पर भी करते थे। क्या करते थे, ये अपने जो काम थे ना वो घर पे ही करते थे, लेकिन अब महंगी नई मशीनें खरीद कर उन्हें कारखानों में लाया जा सकता था। क्या किया जा सकता था, कारखानों में अब मशीनें लाया जा सकता था। और कारखानों में, ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कारखानों में जो सारी प्रक्रियाएं एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथों में आ गई थी। क्या आई थी, एक मालिक के हाथ में आ गई थी। और इसके चलते उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी, गुणवत्ता का ध्यान रखना और मजदूरों पर नज़र रखना संभव हो गया था। क्या हो गया था, संभव हो गया था। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और देखते हैं यहाँ पे औद्योगिक में क्या परिवर्तन की रफ्तार आई। अब हम इसे देखते हैं। जैसे कि दिया हुआ है कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया कितनी तेज थी, इसके बारे में देख लेते हैं। और क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योग के विकास तक ही सीमित होता है या क्या, इसके आगे हम थोड़ा देखते हैं। जैसे कि दिया हुआ है स्टूडेंट यहाँ पे कि पहला क्या था, इसमें सूती उद्योग और कपास उद्योग जो था ना, ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। क्या थे, फलते फूलते उद्योग थे। और तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। क्या था, 1840 में जो कपास का उद्योग था ना स्टूडेंट, ये औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। और इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गए। कपास के बाद क्या हो गया कि 1840 के बाद लोहा और जो स्टील उद्योग था ना स्टूडेंट, ये आगे निकलता चला गया। तो स्टूडेंट जैसे कि दिया हुआ है क्या कि 1840 के दशक से इंग्लैंड में और 1860 के दशक से उसके उपनिवेश के रेलवे का विस्तार होने लगा। क्या होने लगा, रेलवे का विस्तार होने लगा। फलस्वरूप लोहे और स्टील की जरूरत तेजी से बढ़ी और 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था। क्या हो गया था, 7.7 करोड़ पाउंड। और यह राशि क्या हुई थी बच्चे स्टूडेंट, इंग्लैंड के कपास निर्यात के मूल्य से दुगनी हो गई थी, जो स्टील और ये हमारे लोहा की कपास की थी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था स्टूडेंट, नए उद्योग जो थे ना, परंपरागत उद्योगों को इतनी आसानी से हंसिए पर नहीं ढकेलने सकते थे, यानी कि कहने का मतलब इसको किनारे पे नहीं ढकेल सकते थे। और 19वीं सदी के आखिर में भी तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% ज्यादा थी। आप स्टूडेंट एक एक लाइन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा पहले, आप तब इस बात को समझ पाइएगा। अब जैसे दिया हुआ स्टूडेंट की कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था। क्या था, एक गतिशील उद्योग था, लेकिन उसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में होता था। क्या होता था, घरेलू इकाइयों में होता था। तीसरा क्या था स्टूडेंट, यद्यपि परंपरागत उद्योगों में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाली सूती धातु उद्योगों से तय नहीं हो रही थी, लेकिन ये परंपरागत उद्योग
पूरी तरह ठहराव की अवस्था में भी नहीं थे। अब जैसे देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पॉटरी और कांच के काम, चर्म शोधन, फर्नीचर, औजार के उत्पादन जैसे बहुत सारे जो गैर मशीनी क्षेत्र जो तरक्की हो रही थी और मुख्य रूप से साधारण और छोटे छोटे आविष्कार का ही परिणाम थी ये मशीनों से। अब देख सकते हैं स्टूडेंट हमारा चौथा जो यहाँ पे था वो क्या था कि प्रौद्योगिकी बदलावों की गति धीमी थी। क्या थी? जो प्रौद्योगिकी बदलाव थी वो धीमी थी और औद्योगिक भूदृश्य पर ये बदलाव नाटकीय तेजी से नहीं फैले और ये तकनीकी महंगी थी और सौदागर और व्यापारी इनके इस्तेमाल के सवाल पर फूंक फूंक कर कदम बढ़ाते थे, बहुत ही अलर्ट सावधानी पूर्वक करते थे और मशीनें अक्सर खराब हो जाती थी और उनकी मरम्मत पर काफ़ी खर्च आता था, तो वे उतनी अच्छी भी नहीं थी जितना कि आविष्कारों का निर्माण का दावा था। अब देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि 1871 में नए इंजन का पेटेंट करा लिया गया और इस मॉडल का उत्पादन उनके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू बुल्टन ने किया और सालों तक उन्हें कई खरीदार नहीं मिले और 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 321 इंजन ही थे। कितने? 321 इंजन और इनमें से 80 इंजन सूती उद्योग में, 9 ऊन उद्योग में और बाकी खनन, नहर निर्माण और कार्यों में इस्तेमाल हो रहे थे और किसी उद्योग में भाप के इंजनों का इस्तेमाल काफी समय बाद तक भी नहीं हुआ, यानी मजदूरों की उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाने की संभावना वाली यानी कि शक्तिशाली जो प्रौद्योगिकी को अपने उद्योगपतियों को बहुत खिंचा रहे। तब देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा फैक्ट्री और यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, कटाई की काम कर रहे हैं। अब हम देखेंगे स्टूडेंट की मजदूरों की ज़िंदगी कैसी थी यहाँ पे। तो बाजार में श्रम की बहुतायत मजदूरों की ज़िंदगी भी प्रभावित हुई थी। क्या हुई थी? प्रभावित हुई थी। जैसे ही नौकरियों की खबर गाँव में पहुँची, सैकड़ों की तादाद में लोग क्या होने लगे? हुजूम शहरों की तरफ चल पड़े। क्या हो रहा? हुजूम शहरों की तरफ। नौकरी मिलने की संभावनाएं यारी दोस्ती, कुनबे और कुटुंब के जरिए जान पहचान पर निर्भर करती थी। अगर किसी कारखाने में आपका रिश्तेदार या दोस्त लगा हुआ है तो नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा रहती थी यहाँ पे। ओके, आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या है भाईचारा। सब क्या करेंगे? सबके पास ऐसी सामाजिक संपर्क नहीं होते थे और रोजाना चाहने वाले बहुत सारे लोगों को हफ्ते इंतजार करना पड़ता था जॉब के लिए और पुलों के नीचे या रैन बसेरे के रातें काटते थे और कुछ बेरोजगार जो थे शहर में बने निजी रैन बसेरे में रहते थे और बहुत साधारण निर्धन यानी गरीब लोग कानून विभाग द्वारा चलाए जाने वाले अस्थायी बसेरा में रुकते थे। क्या आप यहाँ पे चरखे की तरह ये बना हुआ है। ओके स्टूडेंट, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे कि उपनिवेशों में औद्योगिकरण। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टूडेंट कि भारत पर नज़र अब डालेंगे कि जो औद्योगिकरण यहाँ भारत में क्या थी और जो उपनिवेशों का जो औद्योगिकरण कैसा होता है इसके बारे में देखेंगे। कल कारखाने जो थे उद्योग के साथ साथ गैर मशीनी क्षेत्र पर भी ध्यान देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कि भारतीय कपड़े का युग क्या था? भारतीय कपड़े का युग। अब चलिए हम देखते हैं कि मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के क्या थे? रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था। यानी कि भारत में क्या थे? यहाँ पे बहुत सारे जो रेशमी कपड़े थे, सूती कपड़े थे, इनके उत्पाद में दबदबा रहता था और बहुत सारे देशों में मोटा कपास पैदा होता था। क्या होता था? मोटा कपास पैदा होता था। लेकिन भारत में क्या था? लेकिन भारत में पैदा होने वाला कपास महीन किस्म का था। क्या था? महीन किस्म का था और अर्मेनिया और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ की चीज़ें लेकर जाते थे और यहाँ के बने महीन कपड़ों के थान ऊँटी की पीठ पर लादकर पश्चिमोत्तर सीमा के पहाड़ी दर्रों और रेगिस्तान के पार ले जाते थे और मुख्य औपनिवेशिक बंदरगाहों से फलता फूलता व्यापारी चलता। यानी कि ये जो हमारा ये पॉइंट दिया गया है स्टूडेंट, ये दिया गया कैसे ये व्यापार करते थे, कैसे ले जाते थे, किसके जरिए ले जाते थे, ये सब चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखेंगे स्टूडेंट की गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए बंगाल की खाड़ी, लाल सागर के बंदरगाह से क्या था? जुड़ा हुआ था
और कोरमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल के हुगली के माध्यम से भी दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाह के साथ खूब व्यापार चलता था। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट कि निर्यात व्यापार के इस नेटवर्क में जो ये निर्यात हो रहा था, इस व्यापार के इस नेटवर्क में जो बहुत सारे भारतीय थे ना, भारतीय जो व्यापारी थे वो बैंकर सक्रिय थे। क्या थे? बैंकर सक्रिय थे, यानी कि बैंक से रिलेटेड थे। और वे उत्पादन में पैसा लगाते थे, उत्पादन जैसे उसमें पैसा लगाते थे और चीज़ों को लेकर जाते थे और निर्यात को पहुंचाते थे, बिजनेस में पैसा लगाते थे। और माल भेजने वाले आपूर्ति सौदागर के जरिए बंदरगाह जो थे नए नगर देश भी भीतरी इलाकों से जुड़े हुए थे। और ये सौदागर बुनकरों को पेशगी देते थे और बुनकरों से तैयार कपड़ा खरीदते थे और उसे बंदरगाहों तक पहुंचाते थे। बंदरगाह पर बड़े जहाज मालिक और निर्यात व्यापारियों के दलाल जो थे ना, यानी कि कीमत पर मोल भाव पर आपूर्ति सौदागर को बेचते थे। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कि 1750 ईस्वी में क्या हो गया कि भारतीय सौदागर के नियंत्रण वाला जो नेटवर्क था ना, वो टूट गया। और अब क्या हो गया, यूरोपियन कंट्री ने यहाँ पे, यूरोपियन व्यापारी ने यहाँ पे धावा बोल दिया और यूरोपियन कंपनी की ताकत बढ़ती जा रही थी। इसके बाद और पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से क्या किया, कई तरह की रियायतें हासिल की और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इजारेदारी अधिकार प्राप्त कर लिया। और इसे सूरत और हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ गए और इन बंदरगाहों से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमियां आई। अब हम देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे कि जो सूरत बंदरगाह से क्या होता था कि व्यापार का कुल मूल्य 1.6 करोड़ रुपए था और 1740 के दशक में ये 30 लाख रुपए रह गया था। करोड़ से ये लाख में चेंज हो गया था। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिक्चर जो दिया हुआ है, ये सूरत में एक इंग्लिश फैक्ट्री है जो 17वीं सदी का चित्र है। अब हम आएंगे यहाँ पे, जैसे देखिए स्टूडेंट कि सूरत में जो हुगली कमज़ोर पड़ गई थी, क्या थी? हुगली कमज़ोर पड़ गई थी। बम्बई में कलकत्ता की स्थिति सुधर रही थी, सूरत में तो कमज़ोर पड़ गई थी, लेकिन कलकत्ता और बम्बई में ये क्या होती, स्थिति सुधर रही थी। और पुराने बंदरगाहों की जगह पर नए बंदरगाह का क्या हो रहा था, बढ़ता और महत्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत था। और नए बंदरगाहों के जरिए होने वाले जो व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था और यूरोपीय जहाज़ों के जरिए होता था। बहुत सारे पुराने जो व्यापारी घराने ढह चुके थे और जो बचे रहना चाहते थे, उनके पास भी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के नियंत्रण वाले नेटवर्क में काम करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। अब हम देखेंगे इस तरफ बुनकरों के बारे में। ये बुनकर क्या थे? तो बुनकरों का क्या हुआ, यानी कि जो बुनकर सिलाई करते थे हाथों से, उनका क्या हुआ? तो 1760 के दशक में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता के सुदृढ़ीकरण की शुरुआत में भारत कपड़ा निर्यात में गिरावट आ गई। गिरावट नहीं आई, यानी कि यानी कि जो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ उसका, यानी कि वहाँ पे बनाया गया, तो शुरुआत में से भारत के कपड़ा निर्यात में तो गिरावट नहीं आई। लेकिन क्या हो गया स्टूडेंट कि ब्रिटिश कपास उद्योग जो अभी फैलना शुरू नहीं हुआ था और यूरोप में बारीक भारतीय कपड़ों की मांग भारी जो थी वो बढ़ गई, इसलिए कंपनी में भारत से होने वाली कपड़े के निर्यात को ही और फैलाना चाहती थी। अब देखिए स्टूडेंट, अब क्या हुआ 1760 और 1770 के दशकों में बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पाती थी और बुने हुए कपड़े को हासिल करने के लिए फ्रांसीसी, डच, पुर्तगालियों के साथ साथ स्थानीय व्यापारी भी होड़ में रहते थे। और इस प्रकार बुनकर आपूर्ति सौदागर खूब मोल भाव करते थे और अपना माल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले खरीदारों को ही बेचते थे। अब क्या हो गया कि लंदन में भेजे गए अपने पत्र में कंपनी के अफसरों में क्या हो गया कि आपूर्ति में मुश्किल और ऊंचे दामों का बार बार जिक्र किया जाने लगा। बाद में देखा गया कि लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो राजनीतिक सत्ता स्थापित करे जाने के बाद कंपनी व्यापार पर अपने अधिकार का दावा ठोक दिया, कहने लगा कि नहीं, इस पे मेरा एकल अधिकार है, मेरा अकेला अधिकार है। इसके फलस्वरूप उसने प्रतिस्पर्धा खत्म कर दी, यानी कि जो कंपटीशन था ना उसको खत्म कर दिया, यानी एकाधिकार जमा लिया। यानी कि लागतों पर अंकुश रखने और कपास के रेशम से बनी चीज़ों को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की और एक नई व्यवस्था लागू कर दी और यह काम कई चरणों में किया गया। अब ये कौन कौन सा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे चरण कौन कौन से हैं। तो पहला चरण हमारा है स्टूडेंट की
कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने से बुनकरों पर ज़्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। बाद में देखा गया कि कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने और माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए और इन्हें गुमशता कहा गया। क्या गया? गुमशता कहा गया। दूसरा क्या है कि कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई और इसके लिए पेशगी रकम दी जाती थी और एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दे दिया जाता था और जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा यानी कि गुमशता को ही देना पड़ता था और वे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। किसी और व्यापारी को क्या कर सकते थे? नहीं बेच सकते थे। अब ये जैसे जैसे कर्ज मिलते गए और महीन कपड़े की मांग बढ़ने लगी तो ज्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी स्वीकार करने लगे और बहुत सारे बुनकरों के पास जमीन के छोटे छोटे पट्टे थे जिन पर वे क्या करते थे? खेती करते थे और अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर लेते थे। बाद में अब क्या हो गया कि वे इस जमीन के भाड़े पर देकर पूरा समय बुनकरी में लगा देते थे और परिवार यही काम करने लगा और बच्चे, औरतें और सभी कुछ न कुछ ये काम किया करते थे। अब हम देख रहे हैं स्टूडेंट कि भारत में मैनचेस्टर कैसे है, मैनचेस्टर का आना, मैनचेस्टर लोग जो थे वो कैसे आ गए। तो आप देख सकते हैं कि 1772 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने के अफसर हेनरी पतुले ने कहा था कि भारतीय कपड़ों की मांग कभी कम नहीं हो सकती क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता था। लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी जो लंबे समय तक क्या जारी रहा। फिर देखा गया कि 1811 से 12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में 33% था। क्या था? 33% था और 1850 से 51 में यह मात्र 3% रह गया था। स्टूडेंट, ऐसा क्यों हुआ? अब हम देखते हैं। जब देखा गया कि इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहां के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई देने लगे और उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि आयातित कपड़े पर आयात शुल्क वसूल करें और जिससे मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड के आराम से बिक सके। क्या कहते? आराम से उनको हम सेल कर सके। दूसरी तरफ क्या हो गया कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि ब्रिटिश कपड़ों की भारतीय बाजारों में भी बेचे और 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन में वस्त्र उद्योग के निर्यात में नाटकीय वृद्धि हुई और 18वीं सदी के आखिर में भारत के उत्पादों का न के बराबर निर्यात हुआ। 1850 तक आते आते सूती का आयात भारतीय आयात में 31% हो चुका था। अब देखा गया कि 1870 तक यह आंकड़ा 50% तक पहुंच गया। अब हम देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे कि जैसे कि ये दिया हुआ है कि बॉम्बे हार्बर है। क्या ये बॉम्बे हार्बर 18वीं सदी के आखिर का चित्र है। ये बॉम्बे हार्बर का। ओके, अब ये देखिए कि बॉम्बे यानी कि बम्बई और कलकत्ता में 1780 के दशक से व्यापारिक बंदरगाहों के रूप में विकसित होने वाले थे। क्या थे? विकसित होने वाले। तो ये पुरानी व्यापारिक व्यवस्था के पतन और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के विकास का समय था। अब हम देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे कि जो स्थानीय बाजार थी वो मैनचेस्टर के आयातित मालों पे क्या था? भरमार था। कम लागत पर मशीनों से बनने वाले आयातित कपास उत्पादन इतने सस्ते थे कि बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। अब देखा गया कि 1850 के दशक तक देश के ज़्यादातर बुनकर इलाकों में क्या थे? गिरावट और बेकारी के ही किस्में भरमार थी। 1860 के दशक में बुनकरों ने सामने नई समस्या खड़ी हो गई और वो क्या थी? उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी और अब अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ था। अब क्या होता है? अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हो गया था और अमेरिका के कपास का आमद बंद हो गया था, आयात जो था वो बंद हो गया था और ब्रिटेन था भारत से कच्चा माल मांगने लगा और भारत से कच्चे माल के कपास या नियंत्रित में इस वृद्धि में उसकी कीमत आसमान छूने लगी और भारतीय बुनकरों को कच्चे माल की लाले पड़ गए। क्या हो गए? लाले पड़ गए। इनको मिल ही नहीं रहा था और उन्हें मनमानी कीमत पर कच्ची कपास खरीदने पड़ती थी। क्या पे? मनमानी कीमत पे। और ऐसी सूरत में बुनकरी सहारे पेट क्या था? पालना संभव नहीं था। अब देखा गया क्या स्टूडेंट यहाँ पे कि 19वीं सदी के आखिर में बुनकरों को क्या करने लगे
कि वो सामने एक और समस्या आ गई बुनकरों और कारीगरों के सामने। क्या समस्या थी स्टूडेंट? कि भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा और बाजार मशीनों की बनी चीज़ों से क्या होने लगा, ये पट गया था। और ऐसे में बुनकर उद्योग इस तरह कायम रह सकता था। अब हम देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे कि फैक्ट्रियाँ कैसे आ गई। भारत में जो फैक्ट्रियों का निर्माण हुआ था ये कैसे आई? तो देखिए आप, जो बम्बई में पहली जो कपड़ा मिल थी ना वो 1854 में लगी। कब लगी थी? 1854 में। यानी कि बम्बई में पहली कपड़ा मिल का निर्माण हुआ था 1854 में लगी थी, और 2 साल बाद उसके उत्पादन होने लगे थे। क्या होने लगा था? उत्पादन होने लगे थे। 1862 तक वहां ऐसी 4 मिलें काम कर रही थी कि उनमें 94,000 तकलिया और 2,150 करदे थे। और उसी समय बंगाल में जूट मिलें खुलने लगी, और वहां देश का पहली जूट मिल 1855 में और दूसरी 7 साल बाद 1862 में चालू हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पे जूटों को याद रखना पड़ेगा आपको। भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में कानपुर में लगी, और फिर इसके इसी साल के बाद अहमदाबाद में पहली कपड़ा मिल भी चालू हो गई। 1874 में मद्रास से भी पहली कताई और बुनाई क्या थी? खुल गई थी। और ये जो उद्योग था ना स्टूडेंट, ये उन पूंजी कहा जाता था और मिलों में काम करने वाले लोग थे। अब हम देखेंगे जो प्रारंभिक यहाँ पे उद्योगपति थे, प्रारंभिक उद्यमी जो थे, उनके बारे में। अब जैसे कि दे रहे हैं स्टूडेंट कि देश के विभिन्न भागों में तरह तरह के लोग उद्योग क्या लगा रहे थे, और आइए देखें ये कौन करता था। अब हम देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे कि बहुत सारे व्यवसायी समूहों का जो इतिहास चीन के क्या था पास व्यापार जमाने में चला जा रहा था। जैसे कि पिछले साल की किताब में आपने पढ़ा था कि 18वीं सदी के आखिर में अंग्रेज जो थे भारतीय अफीम का चीन का निर्यात करने लगे थे, और उसके बदले वे चीन के चाय खरीदते थे जो इंग्लैंड जाती थी। और इस व्यापार में बहुत सारे जो भारतीय कारोबारी जो थे ना, सहायक की हैसियत में पहुंच गए थे, और वे पैसा उपलब्ध कराते थे और आपूर्ति सुनिश्चित करते थे, और माल को क्या करते थे? जहाजों पर लाद दिया करते थे। अब हम देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट की 1830 से 40 के दशक में क्या हो गया कि 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां क्या थी? लगा ली थी, और 1840 के दशक में व्यवसायिक संकटों पे और साथ साथ टैगोर उद्यम पर भी क्या होने लगा? ये हमारा कठिन परिस्थिति आ गई। जैसे देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि मजदूर कहाँ गए। अब इतनी मुश्किलें जब आने लगी तो मजदूर कहाँ गए? अब ये देखिए पिक्चर, बम्बई के एक मिल के युवा कामगार 20वीं सदी की शुरुआत में जब मजदूरों गांव जाते थे तो अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करते थे। क्या करते थे? अच्छे कपड़े पहन। ये देखिए उस समय का अच्छा कपड़ा है। ओके, अब देखिए फैक्ट्रियाँ होगी तो मजदूर भी होंगे, फैक्ट्रियाँ होगी तो मजदूर तो होंगे ही, और फैक्ट्रियों के विस्तार से मजदूरों की मांग बढ़ने लगी। फैक्ट्रियाँ होने लगी तो मजदूर बढ़ने लगे, और 1901 में यानी कि 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,84,000 मजदूर काम करते थे, और 1946 तक ये मजदूर बढ़कर 2,43,00,000 और 6,000 हो चुकी थी। और ये मजदूर कहाँ से आए थे ये भी देखना। ज़्यादातर जो औद्योगिक इलाकों से आए थे, ज़्यादातर मजदूर जो औद्योगिक इलाकों में मजदूर आसपास के जिलों से आते थे, यानी कि जो पास के जिले थे ना, ये वहीं से आया करते थे। और जिन किसान कारीगरों के गांव में काम नहीं मिलता था तो वे औद्योगिक केंद्रों की तरफ जाने लगते थे। और 1911 में क्या हो गया कि बम्बई में सूती कपड़ा उद्योग काम करने वाली 50% से ज़्यादा मजदूर पास के रतनगिरी जिले से आए थे, और कानपुर की मिलों में काम करने वाले ज़्यादातर कानपुर जिले के गांव से आते थे। मिल मजदूर बीच बीच में अपने गांव जाते रहते थे, और वे फसलों की कटाई और त्यौहार के समय गांव लौट जाते थे। बाद में क्या हुआ कि बाद में नए कामों की खबर फैली तो दूर दूर से लोग क्या होने लगे? लोग आने लगे। और उदाहरण के लिए संयुक्त यानी कि प्राप्त के लोग बम्बई के कपड़ा मिलों की कलकत्ता के जूट में काम कर रहे थे। अब हम देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे कि नौकरी पाना तो मुश्किल था ही वहाँ पे, और हालांकि मिलों की संख्या बढ़ती जा रही थी और मजदूरों की मांग भी बढ़ रही थी, लेकिन रोजगार चाहने वालों की संख्या रोजगार के मुकाबले हमेशा ज़्यादा रहती थी। ओके, जितना रोजगार नहीं होता था उससे ज़्यादा रोजगार लोग रहते थे। फिर कह रहे मिलों में प्रवेश में निषेध था। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक जॉबर रखते थे, और जॉबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। वो अपने गांव के लोगों को लाता था और वे काम का भरोसा देता था और उन्हें शहर में जमने के लिए मदद देता था।
और मुसीबत में पैसे से मदद करता था, और इस प्रकार जॉब ताकतवर जो जॉबर थे वो ताकतवर और मजबूत व्यक्ति बन गया था। बाद में जो जॉबर ये लोग थे जो जॉब देते थे, मदद के बदले पैसे और तोहफे की मांग करने लगे और मजदूरों की ज़िंदगी को नियंत्रित करने लगे। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये इंसान थे ये क्या थे, ये जॉबर है, मुख्य जॉबर। अब जो ये स्टूडेंट हम देखेंगे यहाँ पे कि औद्योगिक जो विकास का अनूठापन क्या था, ये बहुत ही लंबा चैप्टर है। अब देखिए यहाँ पे जैसे दे रहा है क्या कि भारत में औद्योगिक उत्पादन का वर्चस्व रखने वाले यूरोपियन क्या थे, हमारे प्रबंधकीय एजेंसियों की कुछ खास तरह के उत्पादों में ही दिलचस्पी थी, और उन्होंने औपनिवेशिक सरकार से सस्ती कीमत पर जमीन लेकर चाय और कॉफ़ी के बनाए यानी कि बागान लगाए और खनन, नील और जूट के व्यवसाय से पैसे निवेश किए। अब इसमें देखा गया क्या कि इसमें ज़्यादातर ऐसे उत्पादन थे जिसके भारत में बिक्री के लिए नहीं बल्कि मुख्य रूप से निर्यात के लिए आवश्यकता थी। ओके स्टूडेंट, चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे कि लघु उद्योगों का बहुतायत, यानी किसका, लघु जो उद्योग थे ना उनका बहुतायत क्या था। अब हालांकि युद्ध के बाद फैक्ट्री उद्योगों में लगातार इजाफा हुआ, जो फैक्ट्रियाँ थी युद्धों के बाद लगातार इजाफा होने लगा, लेकिन अर्थव्यवस्था में विशाल उद्योग का हिस्सा जो था बहुत ही छोटा था, और उनमें से ज़्यादातर जो 1911 और 67% बंगाल और बम्बई में स्थित है। क्या थे, बंगाल और बम्बई में स्थित है 1911 में, और बाकी पूरे जो क्षेत्र यानी कि जो देश में छोटे स्तर के उत्पादन का ही दबदबा रहा, और पंजीकृत फैक्ट्रियों में कुल औद्योगिक श्रम शक्ति का बहुत ही छोटा हिस्सा ही काम करता था, और यह संख्या 1911 में 5% और 1931 में 10% थी, और बाकी मजदूर जो थे ना गली मोहल्लों में स्थित छोटी छोटी वर्कशॉप और घरेलू इकाइयों में क्या करते थे, काम करते थे। और बाद में देखा गया कुछ मामलों में तो 20वीं सदी के दौरान हाथ में होने वाले उत्पाद में दरअसल इजाफा हुआ, और यह बात हथकरघा क्षेत्रों में भी बदल गया। फिर देखा गया 1900 से 1940 के बीच यह क्या हो गया कि 3 गुना बढ़ गया ये वर्क। अब हम देखेंगे स्टूडेंट कि अब जैसे कि इस पिक्चर में दिया है कि भारत में बड़े पैमाने पर उद्योग वाले इलाके कौन से थे। यहाँ पे देखिए बम्बई में सबसे ज़्यादा होता था, और यहाँ कलकत्ता में होता था, फिर मद्रास में होता था उससे कम, सबसे ज़्यादा बंगाल, फिर मुंबई, फिर मद्रास। यहाँ पे देखिए संयुक्त प्रांत, पंजाब, बिहार में भी हुआ करता था, और मध्य प्रांत में भी हुआ करता था। ओके स्टूडेंट, अब जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ है वस्तुओं के लिए बाजार, क्या था, वस्तुओं के लिए बाजार। तो जैसे कि हमने क्या देखा कि हम देख चुके हैं कि किसी ब्रिटिश निर्माताओं ने भारतीय बाजार पर कब्जे के लिए प्रयास किया, और इसी तरह भारतीय बुनकरों और दफ्तरों के व्यापारियों और उद्योगपतियों ने औपनिवेशिक का नियंत्रण का विरोध किया और आयात का शुल्क सुरक्षा के लिए मांग उठाई, और अपने जगाई बनाई और माल के बाजार पे फैलाना का प्रयास किया। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकती है जो चीज़ दिया हुआ है कि नए उपभोक्ता पैदा करने का तरीका विज्ञापनों का है, और आप जैसे कि जानते हैं कि विज्ञापन जो है ना ये जरूरी अवांछनीय बना लेते हैं। ओके, तो ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो पाथ फाइंडर चैनल है, पाथ फाइंडर पे अब क्या किया जाएगा कि जितने भी मैंने सोशल स्टडीज आपको पढ़ाया गया, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे, और ये कब से स्टार्ट होगा, तो आपका ये स्टार्ट हो जाएगा 25 सितंबर से। ओके, 25 सितंबर 2020 से आपके जितने भी यानी कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ लीजिएगा, एंड जितने भी और भी जैसे कि सिविक्स आपका हो गया, पॉलिटिकल साइंस इसमें आ ही गया आपका, तो ये सारे सब्जेक्ट का क्या कराया जाएगा, ऊपर से इकोनॉमिक्स, इस सब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब कराए जाएंगे। यानी कि जो 10th का अब एग्जाम होने वाला है, तो अब इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया जाएगा नए नए फॉर्म से, उनको एक्सप्लेन करके। तो ये आप 25 तारीख से ये आपका वीडियो आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप एक और बात, एक और चैनल है आयान स्टडी क्लासेस। ओके, तो ये जो आयान स्टडी क्लासेस है इस पर भी क्या चल रहा है, ये तो इसमें आपका कम्पिटेटिव लेवल का चलता है, और कम्पिटेटिव लेवल में क्या होगा कि इसमें जितने भी 9 AM से ये क्लास चलता है, और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलते हैं, और इसमें पूरा यानी कि मिसलेनियस चलता है, यानी कि इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री सारे क्लास इसमें कराए जाते हैं।
तो अगर आपको अगर ये चैनल पे देखना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।